ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सीपीयू शेड्यूलिंग की सीरीज़ में हम अपनी नेक्स्ट एल्गोरिदम देख रहे हैं जो कि है एसआरटीएफ। इससे पहले हमने देखी थी एसजेएफ, जो कि एक नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिदम थी। उसमें जो हमारा क्राइटेरिया था वो था हमारा बर्स्ट टाइम। एसआरटीएफ में भी हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा? बर्स्ट टाइम, लेकिन ये एक प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिदम है, इसलिए हम इसको प्रीएम्प्टिव एसजेएफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया हम सेम रख रहे हैं। यहाँ पे भी हमको बर्स्ट टाइम चेक करना है, लेकिन इसका जो मेथड रहेगा वो रहेगा प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है? लेट अस सपोज कि कोई एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, और अब उस केस में हम एसजेएफ के केस में क्या करते थे कि अगर हमने एक बार किसी टास्क को सीपीयू को एलोकेट कर दिया तो उसके पूरे ख़त्म होने के बाद ही हम आगे चेक करते थे कि रिमेनिंग टास्क में किसका बर्स्ट टाइम कम है, देन उसको हम एलोकेट करते थे। लेकिन एसआरटीएफ के केस में क्या होगा? अगर आपने सीपीयू को कोई टास्क एलोकेट कर दिया और उस चल रहे टास्क के बीच में किसी भी टाइम फ्रेम पर कोई नया टास्क आता है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि जो नया टास्क आया है और जो करंटली रनिंग में है उनमें से किसका बर्स्ट टाइम कम है। तो जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक बार एक डायग्राम भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे डायग्राम में क्या बना हुआ है? सिंपल सा एक टास्क ए एग्जीक्यूट हो रहा है किसी गिवन टाइम पर। एक टाइम पर एक नया टास्क आता है, टास्क बी। अब इस टाइम पर चेक करेंगे कि जो टास्क ए रिमेनिंग जितना बचा हुआ है उसका बर्स्ट टाइम, और जो टास्क बी नया टास्क आया है उसका टाइम, दोनों में से कौन कम है। तो जो कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन उसके बाद फिर से रिमेनिंग टास्क आगे उसी ऑर्डर में चलते रहेंगे। तो इसको हम सीधा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पर समझते हैं। अब क्वेश्चंस आपके सिमिलर वही रहेंगे, आपको प्रोसेस गिवन होंगी, उनके अराइवल टाइम्स गिवन होंगे, उनके बर्स्ट टाइम गिवन होंगे। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या होगा? उनका कंप्लीटेशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, एंड देन एवरेज ऑफ कंप्लीटेशन टाइम एंड एवरेज ऑफ आपका वो टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो स्टार्ट करने के लिए जैसे हमने लास्ट बाकी न्यूमेरिकल्स में किया हुआ है, सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे हम लोग? गैंट चार्ट। गैंट चार्ट से सॉल्व करेंगे। तो ये रहेगा इसका गैंट चार्ट। अब सारे न्यूमेरिकल्स में पहले बताया जा चुका है कि गैंट चार्ट की जो वैल्यू होगी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? द टाइम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो आप हमेशा इस टाइम को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जीरो से। अब आपको चेक करना है क्या टाइम फ्रेम जीरो पर कोई नई प्रोसेस आई है या कोई प्रोसेस अराइव हुई है। तो हाँ, जो जीरो पे एक प्रोसेस आई हुई है P1। तो अब इसमें जो आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे उसका ऑर्डर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें हम एक बार में प्रोसेस को सिर्फ एक टाइम फ्रेम के लिए चलाएंगे। वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिली सेकंड, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो। तो आप गिवन टाइम फ्रेम के लिए सिर्फ एक टाइम फ्रेम के लिए उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फॉर सपोज यहाँ पर जीरो पे कौन आई है? P1। तो आपको P1 को स्टार्ट करना है, और इसके रेफरेंस के लिए आप साथ में एक रेडी क्यू बना के रखिए और एक बना लीजिए इसका बर्स्ट टाइम। अब रेडी क्यू में वो सारी प्रोसेस रहेंगी जो इस वक्त करंटली रेडी क्यू में आ चुकी हैं, और हम उनका बर्स्ट टाइम भी साथ साथ लिखते चलेंगे ताकि चेक कर पाएँ कि किसका बर्स्ट टाइम गिवन टाइम इंस्टेंस पे कम है, किसका ज़्यादा है। तो अगर रेडी क्यू में देखें तो टाइम जीरो पर एक प्रोसेस आ चुकी है P1 विद बर्स्ट टाइम 8। P1 आई है विद बर्स्ट टाइम 8। अब हमको करना क्या है? सिर्फ एक टाइम फ्रेम के लिए चलाना है। तो जीरो से कहाँ तक जाएगी? 1 तक। सिर्फ एक टाइम फ्रेम के लिए चलाना है। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमको चेक करना है क्या किसी भी गिवन टाइम फ्रेम पर कोई नई प्रोसेस आ रही है। अगर आती है तो हमको फिर चल रही प्रोसेस का रिमेनिंग बस टाइम और नई आई हुई प्रोसेस का बस टाइम को कंपेयर करना है। जिसका कम होगा फिर उसको हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 एक चल गई है, तो रिमेनिंग कितना बचा इसका बस टाइम? 7। अब नेक्स्ट हमको चेक करना है टाइम क्या हो चुका है यहाँ पर 1। अब चेक करना है क्या 1 पे कोई नई प्रोसेस आई है। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 पर कोई भी नई प्रोसेस नहीं आई हुई है। तो हम फिर से क्या करेंगे? P1 को एक टाइम फ्रेम और चलाएंगे। तो ये चल जाएगा फिर से P1, और 1 से पहुँच गया ये 2 पे। अब चेक करना है क्या 2 पर कोई नई प्रोसेस आई है। तो हमको दिख रहा है 2 पर आ चुकी है P2। 2 पर आ चुकी है P2, और P1 ऑलरेडी एक और चला है तो इसका बस टाइम और कम होकर कितना बचा है? 6। अब जो P2 आई है उसका बस टाइम कितना है? 4। अब यहाँ पर आपको चेक करना है गिवन टाइम इंस्टेंस पर 2 पर एक जो P1 चल रही थी उसका रिमेनिंग बस टाइम है 6,
जो नई P2 आई है उसका रिमेनिंग टाइम कितना है 4। अब यहाँ पर जिसका बस टाइम कम है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है हमको एग्जीक्यूट सिर्फ एक एक स्टेप करना है ताकि हम चेक कर पाएँ कि बीच में कोई नई प्रोसेस आ रही है और उसका बस टाइम कम है या ज़्यादा है। तो इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो P2 है 4, तो अब यहाँ से चालू कौन हो जाएगा P2, 2 से गया ये 3 तक। अब चेक करना है कि 3 पर कोई नई प्रोसेस आई है, तो हमको दिख रहा है 3 पर आ चुकी है हमारे पास P3 आ गई रेडी क्यू में विद बस टाइम 5, और P2 एक चलिए तो कितना बचा है ये 3। तो अब हमको इस टाइम स्टेंस पे चेक करना है किसका बस टाइम कम है, तो अभी किसका कम है P2 का, तो अभी कौन एग्जीक्यूट करेगा P2। तो P2 पहुंच गया आपका 4 और रिमेनिंग बचा 2। अब चेक करना है क्या 4 पे कोई नई प्रोसेस आई है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 4 पे कोई भी नई प्रोसेस नहीं आई हुई है। तो हम फिर से किसको एग्जीक्यूट करेंगे P2 को, जिसका भी बस टाइम इसमें से कम है। तो ये पहुंच गया 5 पे, रिमेनिंग कितना बचा 1। अब 5 पे चेक करना है क्या कोई नई प्रोसेस आई है, तो 5 पर हमको मिल रहा है P4। तो हमारे पास रेडी क्यू में कौन आ चुका है P4 विद बस टाइम 2। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी बस टाइम किसका कम है आपका P2 का, कितना रिमेनिंग है 1 का। तो कौन एग्जीक्यूट करेगा फिर से P2, ये हो गया 6 और P2 पूरी फिनिश। अब चेक करना है कि टाइम फ्रेम 6 पर कोई नई प्रोसेस आई है, तो 6 पर हमको दिख रहा है कि हमको यहाँ पे मिल चुकी है P5। तो P5 भी कहाँ आ गई रेडी क्यू में विद बस टाइम 7। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि इस टाइम के बाद टाइम 6 के बाद कोई ऐसी नई प्रोसेस नहीं है जो आने वाली है यहाँ पर। ठीक है, 6 तक लगभग सारी प्रोसेस आ चुकी है। तो अब आपको इस रेडी क्यू को चेक करना है, इनके रिमेनिंग बस टाइम को चेक करना है और देखना है कि अब आप इसको सीधा जैसे आप SJF में चला रहे थे नॉन प्रीएम्प्टिव, उससे आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब आप इनको सीधा इनके रिमेनिंग बस टाइम के ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर दीजिए। सबसे कम यहाँ पर कौन है P4, सबसे पहले ये चल जाएगा। तो P4 हो गया आपका 8, 6 + 2 दैट इज़ 8, ये ख़त्म हो गया। अब इनमें से किसका रिमेनिंग टाइम है सबसे कम, तो वो है आपका P3। तो ये चल जाएगा P3, 8 + 5 13 हो गया। P3 एग्जीक्यूट पूरा हो गया। अब बचा है आपका P5 और P1, इनमें से कम कौन है P1। तो यहाँ पे चल जाएगा आपका P1, ये हो गया 19। अब आपका लास्ट बचा है P5, उसको हम आगे चला देंगे। 19 + 7 दैट इज 26, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब आपको यहाँ पर क्या निकालना था इनका कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम आपको पहले बताया था कि आपको जहाँ भी जो प्रोसेस लास्ट में ख़त्म हुई है उसके आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करनी है। तो P5 हमारी लास्ट में यहाँ ख़त्म हुई है। ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा इसमें से सीधा लास्ट वाली चेक करनी है कंप्लीशन टाइम के लिए। तो P5 हमारी लास्ट में चली है इस पॉइंट पर, तो इसकी हो गया इसका CT। P1 का CT आपको यहाँ मिल गया, P3 का CT यहाँ मिल गया, P4 का 8 और P2 का 6। तो अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे। कंप्लीशन टाइम हमको मिल गया सबके, और टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो P2 का CT कितना आ रहा है 6, P2 को हो गया 6, P1 का आया था 19, P3 का है 13, P4 का है 8 और P5 का है 26। तो ये मिल गया हमको इन सबका CT। अब टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा CT माइनस AT, दैट इज़ कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये दिया है हमारा AT, ये दिया है हमारा BT दैट इज़ बस टाइम। तो हम यहाँ पे सबका टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे। तो P1 का क्या होगा 19 - 0 दैट इज़ 19, 6 - 2 दैट इज़ 4, 13 - 3 दैट इज़ 10, 8 - 5 इज़ 3 एंड 26 - 6 इज़ 20। ये आ गया इन सबका टर्न अराउंड टाइम। अब क्या निकाल लेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या था टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम।
तो P1 का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 19 माइनस 8 दैट इज़ 11, ये हो गया आपका 4 माइनस 4 0, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1 और 20 माइनस 7 दैट इज़ 13। तो हमारे पास TAT और WT सबका आ चुका है। अब हमको लास्ट में फाइंड क्या करना होता है, एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम, एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सारे टर्न अराउंड टाइम की वैल्यूज का सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। सिमिलर वे में वेटिंग टाइम निकालने के लिए, एवरेज वेटिंग टाइम के लिए सारे वेटिंग टाइम का सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो उसको फटाफट कर लेते हैं। तो एवरेज TAT हमारा क्या आ जाएगा, इन सबका सम हो जाएगा आपका +4 +10 3 एंड 20, ये हो गया आपका 56 डिवाइडेड बाई 5। तो इसकी वैल्यू आ गई है 11.20। और वेटिंग टाइम निकालने के लिए सबका सम निकाल लेंगे, 11 + 5 + 1 + 13, ये हो गया आपका 6 17 और ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस 5, ये हो गया आपका 6। तो ये आ गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और ये आ गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला फॉर्मेट था जिसमें आपको टेबल ऑलरेडी गिवन होती है। एक फॉर्मेट और जो हम करते आ रहे हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन दिया होता है लैंग्वेज के फॉर्मेट में। तो एक बार आपको न्यूमेरिकली करना है तो वीडियो पॉज करके इस न्यूमेरिकल को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बार नहीं आंसर निकल रहा है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिए कैसे कैसे एक एक स्टेप में सॉल्व करना है, या फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार शुरू से। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 प्रोसेस दी हुई है P1 P2 P3 P4 एंड P5 विद देयर अराइवल टाइम 1 3 5 8 एंड 10 एंड विद देयर करस्पॉन्डिंग बर्स्ट टाइम्स 6 3 7 2 एंड 5। हमको फाइंड क्या करना है, पहली बात तो जो एल्गोरिथम यूज़ करनी है SRTF, इनका गैंट चार्ट बनाना है, कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है, TAT फाइंड करना है, वेटिंग टाइम फाइंड करना है एंड एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम फटाफट से इसकी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी इसकी फाइनल टेबल। तो इसमें हमको गिवन क्या है, प्रोसेस P1 P2 P3 P4 एंड P5 विद देयर करस्पॉन्डिंग अराइवल टाइम एंड करस्पॉन्डिंग बर्स्ट टाइम। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका बना लेंगे गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए एक बॉक्स बनाइए, ये हो गया इसका गैंट चार्ट। टाइम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना है, 0 से। अब आप चेक करिए क्या टाइम फ्रेम 0 पर कोई प्रोसेस आई है, तो किसी का अराइवल टाइम यहाँ पर 0 नहीं है। तो जो हमको सबसे पहला अराइवल टाइम दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1। तो 0 से 1 तक CPU क्या था, आइडल स्टेट में था। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से। तो 1 पे हमको दिख रहा है एक प्रोसेस आई है दैट इज़ P1। तो हम P1 को एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे। और क्या कहा था कि साथ में एक रेडी क्यू और बस टाइम का एक अलग से डायग्राम बना लीजिए ताकि वो रेफरेंस के लिए, रेडी क्यू एंड बस टाइम। तो रेडी क्यू में एट टाइम 1 हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस आई है दैट इज P1 विद देयर बस टाइम 6। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे तो क्या कहा था, एक बार में सिर्फ एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो P1 को हमने एक आगे बढ़ाया तो रिमेनिंग कितना बचा, 5, और ये पहुंच गई 2 पर। अब चेक करना है क्या 2 पर कोई नई प्रोसेस आई है। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि 2 पर कोई भी नई प्रोसेस नहीं आई हुई है। तो हम फिर से किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P1 को एक स्टेप, कितना बचा 4, और ये पहुँच गया 2 से 3 पर। अब चेक करना है क्या 3 पर कोई नई प्रोसेस आई है। तो 3 पर हमको दिख रहा है हाँ, एक हमारे पास P2 आ चुकी है विद बस टाइम 3। तो रेडी क्यू में अब हमारे पास आ चुकी है P2 विद बस टाइम 3।
अब चेक करना है, अब हमारे पास रेडी क्यू में 2 प्रोसेस है, तो अब हम चेक कर सकते हैं किसका बस टाइम कम है, किसका बस टाइम ज़्यादा है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर P2 का बस टाइम P1 से कम है, तो यहाँ हमको P1 को प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, उससे एक्सचेंज करना पड़ेगा जिसका बस टाइम कम है। तो P1 को हम यहाँ पर रोकेंगे और किसको टाइम देंगे, अब CPU किसको देंगे, P2 को। तो यहाँ से P2 एग्जीक्यूट होना चालू होगा और एक बार में सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो 3 से पहुँच गए 4 और P2 कितना बचा, 2। अब चेक करना है क्या 4 पर कोई नई प्रोसेस आई है, तो यहाँ पर 4 पर कोई नई प्रोसेस नहीं आई हुई है। तो फिर से चेक करेंगे कि हमारे रेडी क्यू में जो प्रोसेस हैं उनमें से किसका बस टाइम कम है। तो P2 का कम है, तो फिर से कौन चलेगा, P2, और ये पहुँच गया 5 और रिमेनिंग बचा इसका 1। अब 5 पर चेक करना है कोई नई प्रोसेस आई, तो 5 पर हमको दिख रहा है P3 आ चुकी है विद बस टाइम 7। तो रेडी क्यू में आ गई हमारे पास P3 विद बस टाइम 7। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे सबसे कम अभी भी कौन है, P2, तो किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P2 को। P2 पहुँच गया 6 पे और P2 पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। 6 पर कोई नई प्रोसेस नहीं आ रही है हमारे पास, आपको यहाँ 80 में दिख रहा होगा 6 पर कोई नई प्रोसेस नहीं आई है। तो जो भी रेडी क्यू में है हम उन्हीं को चेक करेंगे। तो रेडी क्यू में हमारे पास P1 है और P3 है, तो रिमेनिंग बस टाइम कम किसका है, P1 का। तो कौन चलेगा, P1 चला एक स्टेप, 6 से पहुँच गया 7, रिमेनिंग बचा 3। 7 पे कोई नई प्रोसेस नहीं आ रही हमारे पास, तो रेडी क्यू में हमारे पास 2 हैं, तो हम फिर से किसको चलाएंगे, P1 को। P1 पहुंच गया 8 पर और बचा 2। अब 8 पर एक नई प्रोसेस आ रही है हमारे पास, P4। अब हमारे पास 8 पे आ गई है P4 विद बस टाइम 2। अब रेडी क्यू में हमारे पास इस इंस्टेंस पर 3 प्रोसेस हैं, P1, P3 एंड P4। P1 का बस टाइम बचा है हमारे पास 2, P3 का है 7 और P4 का भी कितना है, 2। तो अब चेक करना है किसका कम है, तो हमको दिख रहा है कि P1 और P4 का सबसे कम है और सेम है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, जब आपको बस टाइम सेम मिल जाए तो हम चेक करेंगे कि इनका अराइवल टाइम क्या था। तो जिसका अराइवल टाइम पहले होगा हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम उसको चला रहे हैं यहाँ पर। तो अब अराइवल टाइम के हिसाब से देखा जाए तो P1 सबसे पहले आई थी, P4 आई है कब आपकी 8 पर। तो हम अब यहाँ पर ये सेम हो चुका है हमारे पास, तो हम अराइवल टाइम के बेसिस पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो अराइवल टाइम के हिसाब से चलेगी P1 और चलाना कितना है, एक स्टेप, तो पहुँच गई 9 और रिमेनिंग कितना बचा, 1। 9 पे कोई नई प्रोसेस नहीं आ रही है, तो इनके हिसाब से अब सबसे कम किसका, P1 का। तो फिर चलेगा P1 और ये हो गया 10 और P1 पूरी एग्जीक्यूट। 10 पर हमारे पास एक नई प्रोसेस आ चुकी है, दैट इज P5 विद बस टाइम 5। अब हमारे पास रेडी क्यू में हमारी सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम सबसे कम जिसका बस टाइम है उस ऑर्डर में हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में सबसे कम बस टाइम किसका है, P4 का। तो कौन चलेगा यहाँ पर, P4 कितना चलेगा, 2, तो 10 + 2 दैट इज 12। देन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा आपका P5, P4 कंप्लीट हो गया, P5 ये हो गया आपका 17 और उसके बाद चलेगा P3 और ये हो गया 24। ये हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट। तो अब हमको क्या निकालना था, सबका कंप्लीटेशन टाइम। तो कंप्लीटेशन टाइम निकालने के लिए क्या था, जब प्रोसेस सबसे लास्ट में जहाँ चली है आप उसके राइट साइड हैंड साइड की वैल्यू देखिए। तो P3 का हो गया कंप्लीटेशन टाइम 23, P5 का हो गया 17, P4 का हो गया 12, P1 का हो गया 10 और आपका P2 का हो गया 6। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। P1 हमारा क्या आ रहा था, कंप्लीटेशन टाइम 10 और P2 आ गया हमारे पास 6, P3 आ गया 24, P4 आ गया 12 और P5 आ गया 17। ये आ गया हमारे पास सबका CT। अब TAT निकाल लेंगे सबका टर्न अराउंड टाइम। तो TAT का फॉर्मूला क्या था, CT माइनस AT। तो 10 - 1 दैट इज 9, 6 - 3 3, 24 - 5 it is 19, 12 - 8 is 4 एंड ये क्या था हमारा 17 - 10 इज 7। ठीक है। अब सबका हम क्या निकाल लेंगे, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या था, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस सबका बस टाइम। तो
9 माइनस 6 दैट इज 3, 3 माइनस 3 इज 0, 19 माइनस 7 इज 12, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 7 माइनस 5 इज 2। तो ये आ गया हमारा इनका TAT और वेटिंग टाइम। अब क्या निकालना था, एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज ऑफ बस टाइम। तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल आप करेंगे क्या, इन सब का सम और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे, और एवरेज वेटिंग टाइम के लिए इन सब का सम और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, जो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा इसका, वो आएगा आपका 8.4, और जो इनका एवरेज वेटिंग टाइम आएगा वो आएगा 3.8। तो एवरेज TAT और एवरेज WT मैच कर लीजिएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उन क्वेश्चंस के आंसर भी ऑलरेडी आपको वहाँ पे गिवन है, लेकिन आंसर आपको तभी देखना है, पहले आप उसको खुद से सॉल्व करिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को समझिए, वीडियो को 1-2 बार और देखिए, और उनके सॉल्यूशंस फिर वहाँ पर गिवन है आपको, तो पहले खुद से सॉल्व करिएगा। अब बन जाता है तो फिर आपको सॉल्यूशन एक बार देख लेना है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है, बेसिकली किसी भी प्रोसेस को उनकी प्रायोरिटी के बेस पर CPU को एलोकेट करना। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।